नमस्कार। आज बात करेंगे एक फिल्म धुरंधर की, लेकिन सीधे सीधे फिल्म की नहीं, बल्कि एक सोर्स में छपे इसकी एक बहुत गहरी आलोचना की। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए हम एक काल्पनिक कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक फिल्म बन रही है। अच्छा, तो सोर्स इस कहानी को एक नाम देता है, ऑपरेशन भवंडर। और ये कहानी ही, आप समझिए, पूरे विश्लेषण का फ्रेमवर्क सेट करती है। तो कहानी कुछ ऐसी है। पाकिस्तान में एक भारतीय जासूस को एक बड़ी साजिश का पता चलता है। वो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में होने वाले हमले के बारे में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 इंटेलिजेंस इनपुट भेजता है। यहां तक कि उसका बॉस सीधे प्रधानमंत्री, जिनका नाम फिल्म में मिस्टर सुरेंद्र गोभी रखा गया है, उनको भी वार्न करता है। लेकिन हमला फिर भी हो जाता है और क्लाइमैक्स में जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है जिसमें गोभी जी चुनावी फायदे के लिए आईएसआई से मिले हुए हैं। मतलब ये कहानी जाहिर तौर पर काफी भड़काऊ है और सोर्स के मुताबिक इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि एक खास मुद्दे को उठाया जा सके। तो अब सवाल ये उठता है, जब कोई फिल्म असल घटनाओं में इतने विस्फोटक, इतने सनसनीखेज दावे मिला दे तो वो क्या कहलाएगी? क्या ये देशभक्ति का एक नया अंदाज है या फिर एक सीधा सीधा राजनीतिक हमला? अब यहां आता है असली ट्विस्ट। सोर्स का कहना है कि ये जो काल्पनिक फिल्म का लॉजिक है ना, ठीक यही लॉजिक एक असली फिल्म धुरंधर में इस्तेमाल हुआ है। मतलब ऑपरेशन भवंडर सिर्फ एक उदाहरण था, असली मुद्दा धुरंधर है। तो अब हम उस काल्पनिक कहानी को पीछे छोड़कर असल मुद्दे पर आते हैं, प्रोपेगेंडा। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि प्रोपेगेंडा जब बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है तो वो कितना ज्यादा असरदार और खतरनाक हो सकता है। सोर्स में सुजैन सोंटैग की एक बात कोट की गई है जो इस पूरी बहस का सार है। वो कहती हैं, प्रोपेगेंडा तभी असरदार होता है जब उसे अच्छे से पेश किया जाए, और इसीलिए एक अच्छी तरह से बनाया गया प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। सोर्स इस फर्क को बहुत साफ तरीके से समझाता है। एक तरफ है द ताज स्टोरी या बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में, जिन्हें सोर्स के मुताबिक कचरा कहा जा सकता है। इनकी क्वालिटी इतनी खराब होती है कि लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। वहीं दूसरी तरफ है धुरंधर जैसी फिल्म, जो बहुत आकर्षक है, और यही बात इसे ज्यादा शक्तिशाली बना देती है क्योंकि इसका मैसेज बहुत आसानी से लोगों के दिलो दिमाग में उतर जाता है। तो सवाल ये है कि ये फिल्म ऐसा करती कैसे है? सोर्स के मुताबिक इसका सबसे बड़ा हथियार है सच और फिक्शन को आपस में मिला देना। एक ऐसी खिचड़ी बनाना कि पता ही ना चले कि क्या असली है और क्या मनगढ़ंत। देखिए फिल्म को कैसे विश्वसनीय बनाया जाता है। पहले तो इसे अविश्वसनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहकर प्रमोट किया जाता है। फिर इसमें 26/11 हमलों की असली न्यूज़ फुटेज डाली जाती है। आतंकवादियों की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल होता है। और तो और रहमान डकैत और चौधरी असलम जैसे असली लोगों के नाम किरदारों को दिए जाते हैं। इससे एक भ्रम पैदा होता है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सब सच है। इस तकनीक को समझने के लिए रहमान डकैत वाला केस सबसे अच्छा उदाहरण है। असलियत क्या है? गैंगस्टर रहमान डकैत 9 अगस्त को एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। उसकी पत्नी ने कहा था कि ये एक फेक एनकाउंटर था। अब फिल्म क्या करती है? वो इस कहानी में एक भारतीय सीक्रेट एजेंट को घुसा देती है जो उसकी मौत में शामिल था। पत्नी वाले एंगल को पूरी तरह हटा दिया जाता है। नतीजा, देखने वालों को लगता है कि भारत सच में पाकिस्तान में ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन करता है और हमारा एजेंट एक हीरो है, जबकि असल कहानी की जो पढ़ते हैं वो पूरी तरह दब जाती हैं। सोर्स इसी को लिंजा तकनीक कहता है। मतलब प्रोपेगेंडा इस तरह फैलाओ कि पकड़ में ही ना आओ, और अगर कोई सवाल पूछ भी ले तो एक सीधा सा जवाब है, अरे भाई ये तो बस एक फिल्म है, इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स का अगला तर्क और भी गंभीर है। वो कहता है कि ये फिल्म देशभक्ति के नाम पर असल में भारत सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को ही कमजोर करती है। सोर्स इसके लिए एक टाइमलाइन पेश करता है। चाहे वाजपेयी सरकार के समय IC-814 का अपहरण हो, या कारगिल युद्ध, या फिर मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 26/11 का हमला, या मोदी सरकार के दौर में उरी और पुलवामा, इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद हमले हुए हैं। मतलब ये एक सिस्टम की समस्या रही है, किसी एक सरकार की गद्दारी नहीं, जैसा कि फिल्म दिखाने की कोशिश करती है। खास तौर पर पुलवामा हमले की बात करें तो सोर्स का दावा है कि हमले से पहले पूरे 11 अलग अलग इंटेलिजेंस इनपुट थे। 11! ये संख्या साफ करती है कि जानकारी तो थी, लेकिन उस जानकारी पर एक्शन लेने में या तो कोऑर्डिनेशन में कमी रही या कोई और वजह थी।
इतना ही नहीं, सोर्स ये भी कहता है कि फिल्म 26/11 पर भारत के रिएक्शन को बहुत कमज़ोर दिखाती है। एक सीन में दिखाया गया है कि पाकिस्तानी भारत पर हंस रहे हैं। सोर्स के मुताबिक ये उन बहादुरों का अपमान है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था, जो कि एक बहुत बड़ा सबूत था। अब आते हैं एक और बहुत ही चालाक तकनीक पर जिसका जिक्र सोर्स करता है। इसे कहते हैं डॉग विसल पॉलिटिक्स। डॉग विसल का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी सीटी की तरह है जिसे सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं, इंसान नहीं। राजनीति में इसका मतलब है कुछ ऐसे कोड वर्ड या इशारे इस्तेमाल करना जो एक खास ग्रुप के लोग तो तुरंत समझ जाएं, लेकिन बाकी लोगों को वो बिल्कुल सामान्य लगे। ये एक तरह का छिपा हुआ संदेश होता है। सोर्स के मुताबिक फिल्म में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे पाकिस्तानी किरदारों से पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह अल्लाह अकबर का नारा लगवाना, या फिर एक हत्या के सीन में जय हिंद की जगह एक हिंदू श्लोक का इस्तेमाल करना, या एक डायलॉग में ये कहना कि वो लोग उत्तर प्रदेश में दंगे करवाते थे, जो साफ तौर पर पिछली सरकारों की तरफ एक इशारा है। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक हम बनाम वो का नैरेटिव बनाती हैं जो बहुत सटल यानी कि सूक्ष्म होता है। और आखिर में सोर्स एक बहुत ही सोचने वाला सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि जब प्रोपेगेंडा के ऐसे स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं, जब इस तरह की फिल्में बनना आम हो जाता है, तो तब क्या होगा जब वक्त का पहिया घूमेगा? क्या होगा जब यही तकनीकें, यही हथियार आज इन्हें इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होने लगेंगे?